रजनी की बात सुनकर उसके दादाजी प्रवीण कावड़िया का चेहरा लटक गया। यह देखकर रजनी को एक बात तो समझ में आ गई कि उसके दादाजी विराट को जानते हैं। रजनी ने अपने दादाजी को सीधा सवाल करते हुए पूछा, दादाजी, आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि आप विराट को जानते हैं। क्या वो बदतमीज है? देश का गद्दार है? क्या उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया है? वो क्यों बिश्नोई आया है, आप बता सकते हैं? रजनी बंदूक से निकल रही गोली की तरह अपने दादाजी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी, लेकिन प्रवीण कावड़िया ने रजनी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो रजनी को सबसे पहले चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, एकदम शांत हो जाओ और विराट का नाम तो बिल्कुल मत लेना। प्रवीण ने जल्दी जल्दी अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर रजनी से कहा, देखो रजनी, तुम जानती हो मिलिट्री के खुद के कुछ अपने कायदे हैं। विराट भी मिलिट्री से है और वो कोई मिशन पर है, इसलिए उसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। रजनी को लगा था उसके दादाजी उसे विराट को लेकर सारे सीक्रेट बता देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ तो रजनी भड़क उठी। मिलिट्री माय फुट, उस विराट में कोई मैनर्स ही नहीं है। एक नंबर का लीचड़ और बदतमीज है वो। रजनी का विराट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड देखकर प्रवीण ने रजनी से पूछा, ये तुम विराट के नाम से इतना चिढ़ क्यों रही हो? क्या विराट ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? अपने दादाजी की बात सुनकर रजनी चुप हो गई और फिर धीरे से बोल पड़ी, हाँ, उसने मुझे इंटरोगेशन रूम के भीतर छेड़ा है, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से तो वो आर्मी में रहने के लायक ही नहीं है। रजनी की बात सुनकर प्रवीण ने रजनी को बताया कि मिलिट्री में अगर किसी को वन मैन आर्मी कहते हैं तो वो विराट है। विराट को हथियारों के बारे में बढ़िया नॉलेज है और अगर रजनी को विराट पसंद है तो विराट से रजनी के रिश्ते की बात भी चला सकते हैं। अपने दादाजी की बात सुनकर रजनी तुरंत बोल पड़ी, नहीं नहीं, प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। दादाजी, मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि कमिश्नर त्रिलोक जी ने विराट को इंटरोगेशन रूम से बिना सवाल किए जाने दिया, पर मुझे लगता है कि चाहे वो आर्मी मैन हो या आम आदमी, अगर उसने गलती की है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। रजनी की बात सुनकर प्रवीण कावड़िया खुश हो गए और उन्होंने रजनी को बताया, सुपर, ये हुई ना असली पुलिस वाली बात। प्रवीण ने रजनी को विश्वास दिलाया कि वो अपने तरीके से डिपार्टमेंट में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द विराट को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाए। रजनी को जो चाहिए था वो रजनी को मिल गया था। अब दादाजी के पास रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए रजनी ने अपने दादाजी से मुस्कुराते हुए विदा ले ली। रजनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन ही मन खुश हो रही थी। असली मजा तो अब आएगा विराट, जब तुम इंटरोगेशन के लिए फिर से एक बार मेरे सामने मेटल की चेयर पर बैठोगे और इस बार जलती हुई मोमबत्ती की जगह 440 वोल्ट का झटका होगा। विराट जब अपने घर वापस आया तो उसने देखा मानसी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। विराट ने एक दो बार मानसी के नाम की आवाज लगाई, मानसी, मानसी, पता नहीं कहाँ चली गई लड़की, वरना तो जब देखो तब सवाल ही पूछती रहती है, कहाँ गए थे, लेट क्यों आए, फोन क्यों नहीं किया। तभी विराट का ध्यान गया, रतन राम जी सब्जी और घर का सामान उठाकर बाहर से आ रहे थे। विराट भागकर रतन राम जी के पास गया और सामान अपने हाथ में उठाते हुए उसने उनसे पूछा, अरे अरे, इतनी धूप में आपको जाने की क्या जरूरत थी दादू? मानसी को बोल देते, इसी बहाने थोड़ा काम कर लेती। वैसे मैडम है कहाँ, दिख नहीं रही?
विराट के सवाल को सुनकर 2 पल के लिए रतन राम जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, वो दरअसल मानसी आज काम पर गई है। मानसी के काम पर जाने वाली बात सुनकर विराट को एक झटका लगा। तभी विराट ने उनसे पूछा, काम मतलब? मानसी कहीं जॉब कर रही है? लेकिन मानसी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे कहाँ जॉब लगी मानसी की? विराट का सवाल सुनकर पहले तो रतन राम जी को समझ नहीं आया कि वो विराट को क्या कहें। दरअसल रतन राम जी दिखने में जितने सिंपल थे उतने ही भीतर से बने हुए थे। गुलाल के बिजनेस में वो सर से लेके पांव तक इन्वॉल्व थे, पर विराट ने अपने दादाजी की वसीयत नहीं पढ़ी थी, इसलिए उसे ये सब पता नहीं था। गांव के लोग आ रही इनकम को लेकर सवाल न करें, इसलिए उन्होंने मानसी के साथ मिलकर बॉडीगार्ड वाली जॉब की नींव खड़ी की थी। रतन राम जी ने बात पलटते हुए विराट से कहा, बिश्नोई से जो जोधपुर की ओर रास्ता पड़ता है, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर कोठारी लोगों का बंगला पड़ता है। बस वहीं पर मानसी को एक बॉडीगार्ड के तौर पर जॉब मिली है। रतन राम जी की बात सुनकर विराट हक्का बक्का रह गया। क्या? बॉडीगार्ड की जॉब? मानसी पागल हो गई है क्या? क्या उसे ये नहीं पता कि एक बॉडीगार्ड का काम कितना रिस्की होता है? और वो कौन सी फाइटिंग में गन चलाने में एक्सपर्ट है? बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मानसी को जॉब करने की जरूरत ही क्या है? विराट के सवाल का जवाब देते हुए रतन राम जी ने पानी पीते हुए विराट से कहा, अब वो भी क्या करती, इतना बड़ा घर है तो खर्चे भी तो होते हैं, और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में पहले जितनी ताकत भी नहीं। मानसी ने बताया कि वो लोग अच्छा पैसा दे रहे हैं तो मैं मना नहीं कर पाया। रतन राम जी ने घर के हालात और मजबूरी साफ साफ बता दी। विराट को भी लगा कि इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन उसके रहते मानसी क्यों काम करेगी और क्यों चलाएगी घर। विराट गाड़ी लेकर मानसी से मिलने निकल पड़ा। ठीक 20 किलोमीटर की दूरी पर विराट को एक आलीशान बंगला नजर आया। विराट बंगले के पास पहुंचा और उसने बाहर पहरा दे रहे गार्ड से पूछा, मैं अपनी दोस्त मानसी से मिलने आया हूं, वो यहीं पर काम करती है, आप उसे बुला देंगे प्लीज? विराट की बात सुनकर गार्ड ने विराट को बताया कि बंगले में बहुत लोग काम करते हैं। अगर उसकी दोस्त क्या काम कर रही है ये पता चल सके तो बेहतर होगा। गार्ड की बात सुनते ही विराट बोल पड़ा, मानसी ने बतौर बॉडीगार्ड आज ही ड्यूटी ज्वाइन की। विराट की बात सुनते ही गार्ड हंसने लगा और उसने विराट को बताया कि उसका स्क्रू ढीला है। एक लड़की कभी भी बॉडीगार्ड नहीं हो सकती। गार्ड की बात सुनकर विराट को गुस्सा आ गया और उसने गार्ड को धक्का दे दिया। गार्ड भड़क गया और उसने विराट को धमकी दे दी, तुझे ये धक्का बहुत महंगा पड़ेगा। गार्ड ने सीटी बजानी शुरू कर दी और चोर चोर चिल्लाने लगा। विराट को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी विराट ने देखा एक बॉडीगार्ड गन के साथ विराट की ओर भागा आ रहा था। विराट ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर कर दिए और बॉडीगार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ओह नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनो दोस्त। मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं बस अपनी फ्रेंड को यहाँ मिलने आया था जिसने आज यहाँ एक बॉडीगार्ड की जॉब ज्वाइन की है। विराट की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने अपनी गन नीचे रख दी और उसने एग्री किया कि आज उनके वहां एक लड़की ने बॉडीगार्ड की जॉब ज्वाइन की तो है, लेकिन फिर भी इस समय विराट अपनी फ्रेंड से नहीं मिल सकता क्योंकि विराट की फ्रेंड ड्यूटी पर है और उनकी मालकिन के साथ बाहर गई हुई है। लेकिन बॉडीगार्ड को तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि विराट इतनी दूर तक ड्राइव करके मानसी से मिलने क्यों आया है। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए विराट ने उसे बताया, मुझे लगता है कि मानसी इस बॉडीगार्ड की जॉब के लिए फिट नहीं है, इसलिए मैं उसे घर वापस ले जाने के लिए आया हूं।
विराट की बात सुनकर बॉडीगार्ड विराट को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता ही रह गया। उसने विराट से कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी फ्रेंड की सैलरी कितनी है? कम से कम महीने की 40,000 तो होगी। ऊपर से यहाँ जो भी काम करने के लिए आता है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और अगर फिर भी कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। उसी समय विराट ने देखा कि कोठारी ग्रुप के मालिक अपनी गाड़ी से उतरकर घर की ओर जा रहे थे। विराट को बस उनके साथ बात करने का मौका मिल गया। जब विराट ने मिस्टर कोठारी से मानसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कही तो मिस्टर कोठारी ने बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मानसी ऑलरेडी 1 साल की सैलरी एडवांस में ले चुकी है। मिस्टर कोठारी की बात सुनते ही विराट सोच में पड़ गया, लेकिन अगले 2 मिनट में ही विराट ने एक नया सुझाव देते हुए मिस्टर कोठारी से कहा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मानसी की जगह आपकी बेटी का बॉडीगार्ड बनकर उसकी हिफाजत करूं? आप चाहें तो मेरी ताकत आजमा सकते हैं। विराट की बात सुनकर मिस्टर कोठारी ने अपने बॉडीगार्ड की ओर देखा और उसे बताया कि जब उनकी कार अंदर आ रही थी तो बाहर पहरा दे रहे गार्ड के कुछ साथी वहां जमा हुए थे। सबके हाथ में छोटा मोटा हथियार भी था। बस उन सबको विराट के साथ लड़ने के लिए बुला लो, अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बॉडीगार्ड ने बंगले का मुख्य दरवाजा खोला और कुछ गुंडे जैसे लोग विराट को मारने के लिए भागे, लेकिन 2 पल में ही विराट ने सभी को अपनी नानी याद दिला दी। विराट के लड़ने की टेक्निक देखकर मिस्टर कोठारी विराट से इंप्रेस हो गए। उन्होंने विराट से पूछ लिया, बंदे तुम तो एकदम जबरदस्त हो, दाम कितना लोगे ये बता दो। विराट ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, महीने के 5 लाख। 5 लाख सुनते ही विराट के पास खड़े बॉडीगार्ड की तो आंखें फटकर बाहर निकल आई, मगर मिस्टर कोठारी विराट को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने विराट के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कल तक बन जाएगा। बेहतर होगा तुम आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लो। मानसी अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट से आजाद है। मैं अभी मानसी को बुला लेता हूं। बस 2 मिनट के भीतर ही एक महंगी गाड़ी विराट के सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ी में से मानसी उतरी और उसने विराट को देखते ही चौंक कर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो विराट? मगर विराट ने सारी बातें बाद में बताने की बात कहते हुए मानसी को घर जाने के लिए कहा। तुम अब से यहाँ काम नहीं कर रही हो मानसी, तुम घर जाओ। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो चुका है और जो पैसे तुमने एडवांस में लिए हैं उन्हें भी लौटाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बदले आज से यहाँ मैं काम करूंगा, शनाया कोठारी का बॉडीगार्ड बनकर। जैसे ही विराट ने शनाया का नाम लिया, गाड़ी की दूसरी साइड से शनाया बाहर आई। अपने गॉगल्स को अपने माथे पर लगाते हुए शनाया ने विराट से कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो, एक बात जान लो, मुझे तुम पसंद नहीं आए, इसलिए तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बन सकते। अब तुम जा सकते हो। शनाया की बात सुनकर शनाया के पापा भी चौंक उठे। उन्होंने शनाया को समझाने की कोशिश करते हुए बताया कि उसके लिए विराट बेस्ट है, पर शनाया भी कहाँ कम थी। नो मीन्स नो। अगर मेरा कोई बॉडीगार्ड रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मानसी ही होगी, वरना कोई नहीं। क्या शनाया की जिद के सामने झुक जाएगा विराट, या फिर शनाया का विश्वास जीतने के चक्कर में विराट अनजाने में ही सही पर अपने दादाजी के गुलाल के बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा? क्या गायब हो चुकी कैप्टन रिया विराट को यही हकीकत बताना चाहती थी? इस समय कहां है रिया? अगर जिंदा है तो क्या वो विराट को आगाह कर पाएगी?
बता पाएगी कि गुलाल का जहर कोई और नहीं, विराट के ही दादाजी बना रहे थे। और अब मर्जी हो या ना हो, गुलाल की गंदगी साफ करने के लिए एक बार तो विराट को अपने हाथ गुलाल से लाल करने ही पड़ेंगे। लेकिन यह विराट से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,